देखो बाबू, हमने आप लोगों को समीकरण को संतुलित करना बतला दिया था। अच्छा, समीकरण हमारे लिए क्यों जरूरी है, समीकरण से क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सभी चीजों के बारे में हमने आपको बतला दिया है। अब देखो, समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ चीजों को लिखते हैं, ताकि समीकरण के बारे में कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ जाए, आसानी से क्या करे, समझ जाए। और कहने का मतलब ये कि समीकरण दिया है उसको समझ में ना आए तो फिर समीकरण से उसको क्या फायदा होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ चीजें हैं, जैसे अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी हमको हो जाए तो हम समझ पाएंगे कि समीकरण के बारे में बढ़िया से हमको जानकारी मिलेगी। तो क्या करते हैं हम इसके लिए कि देखो, अभिक्रिया और अभिकारकों एवं प्रतिफलों में जो भी द्रव होता है, क्या होता है, जो भी पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, इसके लिए हम एल का संकेत करते हैं। किस चीज का, एल का। उसके बाद यदि पदार्थ ठोस है, क्या है, ठोस अवस्था में है, तो इसके लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। और यदि पदार्थ गैस की अवस्था में है तो इसके लिए हम जी का प्रयोग करते हैं। देखो, हम जी का प्रयोग करेंगे तो ये तो बातें समझ में आ गई। उसी प्रकार से यदि पदार्थ विलयन है, क्या है, विलयन है, तो विलयन के लिए हम लिखते हैं ए क्यू। क्या लिखते हैं, ए क्यू। समझ में आया, पदार्थ यदि विलयन है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ए क्यू लिखते हैं। तो देखो, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की इससे भौतिक अवस्था की हमको जानकारी मिल जाती है। द्रव यानी कि लिक्विड, एल से सूचित किया गया। ठोस यानी कि सॉलिड, गैस, गैस होता है, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी मिलेगी अभिकारकों एवं प्रतिफलों की। अब ये दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में कैसे पता चलेगा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कि C+O2, C+O2 से रिएक्शन होगा तो बनेगा CO2। आप प्लस में लिख देते हैं हम ऊष्मा, प्लस में क्या लिखेंगे, ऊष्मा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, C+O2 और CO2 बना और लास्ट में लिखा ऊष्मा, तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी। क्या हो गई, ऐसे लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। अब इसी चीज को क्या करेगा, यदि वह तीर चिन्ह के पहले लिख दे, क्या लिख दे, तीर चिन्ह के पहले लिख देगा। जैसे मान लो N2 और प्लस O2 और प्लस लिख दिया ऊष्मा, समझ रहे हो, N2 प्लस O2 और प्लस लिख दिया ऊष्मा, और इधर लिख दिया 2NO, 2NO। तो देखो क्या हुआ इसमें, ऊष्मा यहां पर बाद में है और ऊष्मा यहां पर पहले है। भाई बाद में है तो ऊष्माक्षेपी हमको जानकारी मिला, और ये पहले है तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी हो जाएगा। बोलो, समझ में आया सबको। अब बात करते हैं अवक्षेप का बनना। क्या चीज, अवक्षेप। तो अवक्षेप जो होता है, विलयन से अलग होकर के एक ठोस पदार्थ बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अवक्षेप। तो इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन में हम कुछ चीजों को लिखते हैं। अच्छा, उससे पहले गैस का उत्सर्जन दिया है, गैस का उत्सर्जन। तो गैस का उत्सर्जन के लिए एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करेगा तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2, और क्या बनेगा, H2 गैस निकलेगा। H2 गैस क्या होगा, निकलेगा। तो देखो, हमने एक चिन्ह का प्रयोग किया इसमें, ये चिन्ह जो बना, ये जो चिन्ह बना, ये किसके लिए है, गैस निकल रही है, गैस निकल रही है, उत्सर्जित होगा तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। गैस उत्सर्जित होगा तो उस अणु के पास में हम इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये गैस का उत्सर्जन हो गया। अवक्षेप का बनने की बात आएगी तो हम एक रिएक्शन समझते हैं, AgNO3 और प्लस HCl, AgNO3 प्लस HCl हो गया।
तो जब ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा AgCl, AgCl प्लस क्या हो जाएगा, AgCl हो गया, अब क्या हो जाएगा HNO3, AgCl और प्लस बनेगा HNO3। तो देखो यहां पर जो बना AgCl, यह बना अवक्षेप, और इसके संकेत के लिए देखो हमने ये एक चिन्ह का प्रयोग किया, इसी को बोलते हैं अवक्षेप की। इससे हमको जानकारी मिलेगी किस चीज की, अवक्षेप की, है ना। किस चीज की जानकारी मिलेगी, अवक्षेप की जानकारी मिलेगी। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी मतलब हम क्या करते हैं कि जब अभिक्रिया होती है ना, देखो तो अभिकारक होता है इधर, है ना, और बीच में होता है तीर का चिन्ह, इधर होता है हमारा प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। तो इसी को हम लिख देते हैं, दाब होगा तो दाब और ताप होगा तो ताप। जो भी चीजें होती है, जो भी जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं, दाब का प्रयोग करेंगे तो दाब का, ताप का प्रयोग करेंगे तो ताप का, जिस चीज का हम प्रयोग करेंगे इसमें लिखेंगे। और एक चीज आता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का क्या काम है, अभिक्रिया के दर को बढ़ाना, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, तो उसे नीचे लिखते हैं। अब उत्प्रेरक के रूप में क्या क्या काम में आता है, जैसे मान लो उत्प्रेरक के रूप में हमने प्लेटिनम का प्रयोग किया, तो नीचे लिखेंगे Pt, है ना। जिस चीज का उपयोग करते हैं नीचे इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमको अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी देता है। अब बात आती है कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता मतलब कि दोनों तरफ क्रिया होगी, है ना। जैसे मान लो कि इधर से एक बार क्रिया होगी, फिर उधर से भी वो आ सकता है, मतलब एक सीधा क्रिया और फिर विपरीत होकर के पुनः वो आ सकता है अपनी अवस्था में, तो उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। जैसे मान लो N2 प्लस 3H2, एक चिन्ह ऐसे और एक चिन्ह ऐसे, मतलब यह अभिक्रिया दोनों तरफ होगी, यह अभिक्रिया दोनों तरफ होगी। 2NH3 मतलब N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बनेगा, और फिर यही चीज 2NH3 टूटेगा तो फिर ये बन जाएगा N2 प्लस 3H2। तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता। अब ये चीज क्यों जरूरी है, यह चीज इसलिए जरूरी है ताकि आप समीकरण को बढ़िया से समझ पाओगे, है ना। और समीकरण की कमियों में आपको हमने बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको पता नहीं चल पाता है। कहीं भी हम समीकरण का प्रयोग करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि समीकरण जो हमने दिया है इसमें जो पाए गए अणु, जो पदार्थ है, विस्फोट होगा कि नहीं होगा, तो विस्फोट की जानकारी नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी कमियां भी है इसमें, लेकिन उपयोगी बनाने के लिए हम इन शर्तों का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया सबको, नोट कर लो।